नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। अच्छा लग रहा है आज सब लोग इकट्ठे, इतने सारे लोग हैं एंड गुड। सो इट विल बी मोर इंटरैक्टिव एंड मोर क्वेश्चंस as we are expecting. So this is an interactive talk. It's not a lecture as last time जो लोग जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने देखा. It's more of your questions and ideas and sharing my experience of 25 years of practice in Ayurveda एंड सीजनल फूड चेंजेस जो आयुर्वेद में हम लोग बताते हैं. जनरली क्या होता है कि व्हेन वी सी बुक्स ऑन न्यूट्रिशन एंड वी टॉक टू डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो दे आर फोकस्ड ऑन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मेटाबॉलिज्म और वो कितना देना है आपको. आपने आपने कितने ब्रेकफास्ट में दीपक जी जैसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं रंजीत जी ने पूछा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लेंगे. आप मुझे फिर बाद में पूछ लीजिएगा. श्योर श्योर श्योर। ठीक है, हाँ वैसा कर लीजिएगा. मैं फिर नोट नहीं कर रहा, मेरा ध्यान उसमें जाएगा. सो उसमें ये होता है कि आयुर्वेद में क्या होता है कि इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स. जैसे हमने लास्ट टाइम थोड़े से एलिमेंट्स समझे थे, वात, पित्त एंड कफ. सो देयर आर थ्री एलिमेंट्स, वात, पित्त एंड कफ. वात is the vayu element, the air element. Pitta is the fire element, and Kapha is the earth and the water element. So उसी के हिसाब से जब सीजन चेंज होता है तो हर सीजन में एक ना एक एलिमेंट प्रीडोमिनेंट होता है, और उस डोमिनेशन के हिसाब से हमारा फूड उसको बैलेंस करने के लिए होना चाहिए. लॉजिक बड़ा क्लियर है, मैथ्स है कि हमने उसको बैलेंस कैसे करना है. तो इस पे मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं फूड पे अपनी एक बेसिक जो रूल है ऑफ फूड वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो आप ध्यान रखिए कि देर आर 4 मेजर प्लेयर्स, 4 मेजर रूल्स ऑफ द फूड. फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकंड इज क्वांटिटी, थर्ड इज टाइम, and fourth is combination. Ayurveda works on these 4 rules: quality, quantity, time and combination. For example, quality means कि आप क्या खाना खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है. और क्वांटिटी मीन्स कि कितना खा रहे हैं. आप में वो पाचन शक्ति है उतना हजम करने की, एज के हिसाब से आप कितना खा रहे हैं, डिजीज के हिसाब से आप कितना खा रहे हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो. फिर टाइम, किस वक्त कौन सा खाना खा रहे हैं. जो दीपक जी ने पूछा पहला क्वेश्चन कि किस सीजन में कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सी एज में कौन सा खाना खा रहे हैं, ये भी ये चीज आ गई. टाइम एंड कॉम्बिनेशन मीन्स किसके साथ क्या खा रहे हैं. कहीं हम सुबह के पराठे के साथ आम का चार लगा के खाते हैं और साथ में दूध का सिप पी लेते हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे, क्योंकि दिस बिकम्स एक्सप्लोसिव. ये अंदर जाके टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, सर्टनली टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा. क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हमने इधर सार फ्रूट्स, खट्टे फल को हमने दूध के साथ ले लिया, जैसे आजकल हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहे हैं. तो इधर फल में खट्टापन है, एसिड्स हैं, और उधर हमने दूध ले लिया साथ में. तो क्या कॉम्बिनेशन हमारा सही है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है. सो इन चीज़ों, इन चारों पॉइंट्स को थोड़ा सा हम एलैबोरेट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज द क्वालिटी ऑफ फूड. तो क्वालिटी ऑफ फूड मीन्स ये नहीं कि आपने ब्रांडेड क्वालिटी ले ली या आपने ब्रांडेड कंपनी का पैकेट खरीद लिया. क्वालिटी मीन्स कि वो फूड नेचर से कितना आया और आपने उसको कितना प्रोसेस किया. जितना फूड नेचर से जैसे आया, जिस सीजन का फूड है वो आया, दैट इज हाई इन क्वालिटी. नॉन सीजनल फ्रूट, हमें शौक हो गया है गर्मियों में आम खाने का, सर्दियों में तरबूज खाने का, तो वो अवेलेबल होने लगे हैं. लेकिन आपका क्वालिटी मीन्स कि जिस सीजन का फ्रूट है वो, जिस सीजन का फूड है वो, और फूड नेचर से डायरेक्टली आके कितना कम से कम प्रोसेस हो रहा है, किचन में कितना ओवर कुक तो नहीं हो रहा कहीं वो चीज़. फिर जैसे हम मीट्स एंड पोल्ट्री की बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी में आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि वो शिकार से आने चाहिए, पीरियड, उसके बाद खत्म. शिकार मीन्स वो वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स पे कल्टीवेटेड पोल्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं.
सो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी में डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। फिर जैसे जिस दूध की हम बात कर रहे हैं, जिस दूध को शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, जिस दूध को हमारी दादी नानी ने पिया, जो गाँव में उसकी दही जमाते थे और वो दूध काढ़-काढ़ के लाल सा हो जाता था, फिर उसकी दही जम के सुबह खाई जाती थी। वो स्वाद अगर किसी को याद हो तो वो अब ढूँढे नहीं मिल सकता। तो वो दूध ही नहीं मिलेगा, तो आप किस दूध की बात कर रहे हैं? तो क्वालिटी में जो है, उस क्वालिटी को कितना ध्यान से आप मैनूवर कर सकते हैं, कितना ध्यान से उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद में क्वालिटी गोज़ सो डीप कि फूड का सत्व तो नहीं खराब हो रहा। फूड में सत्व है, रज है, तम है। तो फूड में भी राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण होते हैं। अगर आपने फूड को एज इट इज कम से कम प्रोसेस करके खाया, यू आर टेकिंग सीजनल फ्रूट्स and seasonal vegetables that come in sattvic food, that increase the sattva of your body, that increase the immunity of your body, that are natural supplements, natural vitamin supplements. अब अगर आपने उसमें खूब सारे मसाले डाल दिए तो वो राजसिक फूड हो गया। मीट्स बिकम राजसिक फूड बिकॉज वो पित्त हाई करते हैं आपका। और दूसरी तरफ तामसिक फूड वो हो गया जो सड़ा गला या फ्रिज में 4 दिन का रखा आप गर्म करके खा रहे हैं बार बार। अच्छा, दाल बच गई, आज भी बच गई, दोबारा रख देते हैं, गर्म करके खा लेंगे। तो दैट बिकम्स तमस, दैट बिकम्स अ तामसिक फूड, ए टॉक्सिक फूड, इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर हम उसे मॉडर्न भाषा में देखें तो दैट फूड बिकम्स इन्फ्लेमेटरी। वो हमारे सेल्स को इन्फ्लेमेशन करेगा, हमारे जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन करेगा, इवेंचुअली हमारी बॉडी को एसिडिक और इन्फ्लेमेटरी बना देगा। कोई ना कोई क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जंप करना शुरू कर देगा। सो दिस ऑल कम्स अंडर क्वालिटी ऑफ फूड। एंड वन थिंग दैट आयुर्वेदा सेज इज फूड किस भाव से बनाया जाता है। जब माँ आपको खाना बनाती थी तो माँ किचन से चप्पल भी मारती थी आप पे, लेकिन उसके खाने में प्रेम नहीं कम होता था। उसका खाना पूरा प्रेम से बनता था और उसके खाने में वो प्रेम का स्वाद आप जिंदगी भर ढूंढते रहते हो, नहीं मिलता। और जितना वो खाना हजम होता था उतना बाद का कोई खाना नहीं होता। अब अगर किचन में कोई जा रहा है और वो कर्ज कर रहा है, मैं कहाँ फंस गया, मैं किचन में काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ ऑब्लिक, और मैं तो इन चीज़ों में हूँ, मैं कहाँ करूँ, मेरा मन नहीं करता है करने का। सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फूड विल बी कुक्ड फाइनली, विद व्हाट काइंड ऑफ भाव। उसमें एक भाव भी आते हैं फूड में जब बनता है। एंड हम लोग इतने बिजी हैं, हमने पूरा फूड अपने कुक्स के ऊपर छोड़ दिया है। तो कुक्स किस भाव से बना रहे हैं, वो आपके लिए क्या भाव रख रहे हैं, वो खाने में बनाते वक्त क्या भाव रख रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जैसे मैं आई वेंट टू गोवा। अब गोवा एक जगह है जहाँ पे लोग सिर्फ मस्ती करने जाते हैं। तो गोवा में मैं गया, आई वॉज डेवलपिंग आयुर्वेदा स्पाज इन ए 5 स्टार होटल चेन। सो वो दिल्ली के लोग थे, गुड़गांव के, मैं उनके साथ गया। सो जो एमडी साहब थे वो मेरे साथ जब जाते थे तो वो अपने होटल में नहीं रुकते थे, वो होटल के पास एक नदी के पास एक विला लिया हुआ था, वहाँ रुकते थे। और वहाँ पे एक ब्राह्मण और उनकी वाइफ रहते थे, और वो नहा के पूजा करते थे और फिर खाना बनाते थे। और उनके घर में हल्के हल्के पीछे से श्लोकों की आवाज़ आती रहती थी। वो उनका हल्का सा चलता रहता था, किचन में उनकी साउंड चलती थी। तो ही मेड श्योर कि इस तरीके से खाना बनेगा जब मैं आऊँगा। सो मैंने देखा कि दीज थिंग्स गो वेरी डीप एंड वेरी एक कल्चर बन जाती है इस चीज़ की। सो दिस ऑल थिंग्स कम इन दी क्वालिटी ऑफ फूड। सो आयुर्वेद क्वालिटी को यहाँ तक देखता है। देन वी कम टू क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम कहते हैं कि हम कितना खाएं। तो इन लास्ट सेशन आई टॉक्ड अबाउट अग्नि, द पाचन अग्नि, कि हमारी जठर अग्नि, हमारी पाचन अग्नि कितनी है। उसके हिसाब से हमारी औकात होती है। जैसे हम एक उर्दू का शब्द यूज करें, औकात होती है हमारी एक, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, हम कितना खाना अफोर्ड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर अग्नि। अगर हमारी पाचन अग्नि लो है, इफ आवर मेटाबॉलिज्म इज लो, देन वी हैव टू ईट 1/4 और हाफ ऑफ द फूड। पेट भर के नहीं खाना। एंड हमने हैवी चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि क्रीम्स या मिल्क या फैटी मिल्क या आइसक्रीम्स
या माँ की दाल, उड़द की दाल, राजमा, ये सब हैवी चीज़ें हैं, पित्तवर्धक हैं। ये तब नहीं खानी जब हमारी अग्नि लो है। तो क्वांटिटी कितनी चाहिए वो हमारी अग्नि के ऊपर डिपेंड करती है। आप अगर याद करें, आई ऑलवेज टेल यू, इन द लास्ट सेशन ऑल्सो आई टोल्ड यू, गो टू योर कॉलेज टाइम एंड टीन एज टाइम, जब आपकी भूख खत्म ही नहीं होती थी दिन भर, और कितना खा लेते थे आप, और कितनी पेस्ट्रीज खाते थे, और कितनी छोले भटूरे खाते थे, और सब खत्म हो जाता था और आपका वजन नहीं बढ़ता होता था। दैट वॉज बिकॉज आपकी पाचन अग्नि बहुत हाई थी, स्ट्रांग थी। तो वो सब कुछ जो आ रहा है उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती थी, कुछ जमा नहीं होता था। सो इसके हिसाब से जैसे हम देखते हैं तो अ, हमारी प्रकृति ने, नेचर ने हमारे एक मेजरमेंट दिया हुआ है हमें, एक जिससे हम फूड नाप सकते हैं। वो मेजरमेंट होता है हमारी ये अंजलि, हमारा ये हाथ। तो जो हमारा 2 मील है वो इतने होने चाहिए जो हमारे 2 हाथों में ऐसे आ जाए। इसलिए जब हम देखिए कभी गुरुद्वारे में बैठे तो वहां जब खाना, हम प्रसाद कहते हैं, प्रसाद सब आते हैं, प्रसाद आता है, तो हमें ऐसे करना होता है। तो वो कहते हैं प्रसादा वाहिगुरु, तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ये नहीं कहते प्लेट में रखो, हम ऐसे करते हैं। दिस मीन्स कि मेरी इतनी औकात है, आप इतना दीजिए, मैं देखता हूँ, इससे आगे मैंने नहीं खाना। सो दिस इज वन वन अग्नि के हिसाब से आपकी हाथ बना है। छोटे बच्चे का उतना बना होता है, बड़े का उतना बना होता है। और जो बीच की स्नैकिंग है, दो दो मील मेजर एंड दो स्नैकिंग, तो वो आपकी एक हाथ के बराबर होनी चाहिए। जैसे भुना हुआ चना रखा है, आपने एक हाथ में उठाया, कितना आएगा? दैट इज योर स्नैकिंग। या अगर आप मल्टीग्रेन सैंडविच भी खा रहे हैं तो एक हाथ में आ जाएगी वो, दैट्स ऑल। ये मतलब नहीं है कि आप स्नैकिंग में फूड के बराबर 1 किलो खाना खा लिया आपने। तो यू मेजर विद योर हैंड्स। सो दिस इज द क्वांटिटी जो आयुर्वेद कहता है कि आपको मिल गई। फिर अग्नि के हिसाब से, कि अग्नि के हिसाब से आप कितना खा रहे हैं, आपकी पाचन अग्नि कितनी है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना है। फॉर एग्जाम्पल इन थायराइड डिसऑर्डर्स द मेटाबॉलिज्म गोज वेरी लो, भूख कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। तो आपको एक रोटी को पाचन करने में 3 घंटे लगेंगे। इसी तरह और डिजीजेस भी हैं जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, तो आपको पाचन में टाइम लगेगा, तो आपको एक रोटी से आगे नहीं जाना। जहाँ पे आपकी पाचन शक्ति हाई है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर ऑन फील्ड वर्क, जहाँ पे आप खूब पसीना निकल रहा है, आपका मूवमेंट पे हैं आप। कार में मार्केटिंग करने वालों की बात नहीं कर रहा मैं घूमते हुए, मैं फील्ड वर्क में पैदल चलने वालों की बात कर रहा हूँ। जो वो लोग होते हैं, दे नीड 2 times मोर फूड, बिकॉज उनका व्यय, उनका एक्सपेंसेस उतना हो रहा है इन फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। सो ये क्वालिटी, ये क्वांटिटी हो गई। फिर जो मेजर है कि आप 2 मील्स अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप कम से कम 4 से 5 मील खाते हैं दिन में। अगर हम स्नैकिंग भी जोड़ लें, फिर खाने के बाद हमने चाय के साथ मठरी भी लेनी है, वो भी तो फूड काउंट हो गया ना, मील काउंट हो गया अगर आयुर्वेद में देखें तो। सो हाउ मेनी मील्स आर यू टेकिंग, अगर आप उसको देखते हैं तो फिर उसको रिड्यूस करिए, तो 2 मेजर मील्स एंड 2 स्नैकिंग्स आर सफिशिएंट। एंड देन टाइम, थर्ड पार्ट इज टाइम। टाइम में किस समय क्या खाना है। तो जैसे अगर हम प्रोटीन का समय कहते हैं, जो थोड़ा मुश्किल डाइजेस्ट होते हैं, सबसे मुश्किल डाइजेस्ट प्रोटीन होता है। तो आप देखिए, टाइम है सूर्य के साथ, सूर्य ऊपर उठा और नीचे गया। तो जब सूर्य उठना शुरू हुआ और यहां से यहां तक गया, ये समय है प्रोटीन्स का, क्योंकि यहाँ पे आपकी अग्नि भी बढ़ेगी और हाई जाएगी। दोपहर तक अग्नि हाईएस्ट होगी। तो यहाँ से सुबह से दोपहर तक आपके प्रोटीन्स, दालें, और अगर आप पोल्ट्री ले रहे हैं तो वो, अगर आप मीट्स ले रहे हैं तो वो, जितना प्रोटीन पार्ट है वो सुबह से दोपहर तक आपका मेजर होना चाहिए। फिर आपको दोपहर से सूर्य नीचे गया, सनसेट आ गया। सनसेट के बाद आप ध्यान दीजिए कि सारे मैमल्स, ऑल द एनिमल्स स्टॉप ईटिंग, दे डोंट ईट। सिर्फ आपके घर में जो पेट डॉग है वो खाना खाता है, और इसलिए वो वेटनरी के पास भी जाता है, डॉक्टर के पास। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो आपके डेयरी फार्म में बंधे हुए जानवर भी हैं, वो भी सनसेट के बाद खाना खाना बंद कर देते हैं, उनको फीड भी नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको हजम नहीं होता।
तो हमें भी नहीं होता, लेकिन हमारा जो मील है वो किसी ना किसी जस्टिफिकेशन के साथ 10:30-11 बजे होता है। और आजकल जो जनरेशन रात को जाग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, उनके सारे कनाडा और यूएस में ऑफिसेस खुले हुए हैं, तो वो रात को 2 बजे खाना खाते हैं और फिर वो सुबह उठ नहीं पाते, और फिर वो बेचारे 25-30 साल की उम्र में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वायु का काल है और आपकी अग्नि खत्म हो चुकी है। तो जो भी आप खा रहे हैं वो इन्फ्लेमेटरी वायु टॉक्सिक में जा रहा है। सो टाइम में एक ये चीज आ गई, और किस किस समय क्या खाना है ये मैंने बताया आपको। तो शाम का समय कार्बोहाइड्रेट्स का हो गया। फिर फ्रूट्स जो है, एक मिथ है कि फ्रूट एंड मिल्क इज इजी फूड। तो ये जो शुरू शुरू में नए नए एलोपैथिक डॉक्टर्स आए थे अराउंड 50 ईयर्स 60 ईयर्स बैक, दे स्टार्टेड दिस मिथ कि भाई तुम बीमार हो तो तुम फल खा लो, दूध पी लो। तो वहां से ये चीज शुरू हुई थी। लेकिन अगर आप उससे पीछे जाएं, तो जब बीमार होते हैं तो फल और दूध बंद कर दिया जाता था। तो आयुर्वेद में कहते हैं कि जैसे फीवर हुआ या कोई डिजीज हुई, फीवर स्पेशली, तो आपके फ्रूट्स और मिल्क सबसे पहले बंद होते हैं, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड एज हैवी फूड, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। सो इसलिए दूध को कभी आप खाने के साथ खाइए, फ्रूट्स को खाने के बीच में या साथ में खा लीजिए, तो वो 3 घंटे तक आपका सिस्टम लड़ता रहेगा उसे डाइजेस्ट करने में। यू विल नॉट फील गुड, आपको लाइटनेस की फीलिंग नहीं आएगी, एनर्जी की फीलिंग नहीं आएगी। सो फ्रूट्स का समय जो होता है वो 2 घंटे आगे पीछे खाने के बीच में है। सो दैट मेक्स द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स इज या तो मिड डे 12 o'clock, 12 नून, या आपका 11-12 बजे का टाइम, या आपका 4 बजे का टाइम, जब आपका दोपहर का खाना 2 घंटे हजम हो गया, डाइजेस्ट हो गया, दैट इज योर फूड प्लेट टाइम, 2 से 3 घंटे बाद। रात को फ्रूट्स नहीं खाने, एक बिग रेड क्रॉस आयुर्वेद में। रात को फ्रूट्स नहीं खाने, और फ्रूट्स दूध के साथ नहीं खाने, ये कॉम्बिनेशन में बताऊंगा आपको। अभी फ्रूट्स का टाइम है। इसी तरह जो हम देखते हैं मेजर मील, आपके जो 2 मैंने बताए, तो जो 2 मेजर मील हैं विद आर अर्बन लाइफस्टाइल एंड मेट्रो लाइफस्टाइल, जो 2 मेजर मील्स का जो बेस्ट टाइम बनता है, हम आयुर्वेद में उसको बोलते हैं द्वि भुक्तो। जो श्लोक लिखा हुआ है कि जो अर्बन लाइफ में है उसे ग्राम्य जीवन कहते हैं, अर्बन लाइफ में द्वि भुक्तो होना चाहिए, यानी कि 2 मील ईटर होना चाहिए पर्सन को, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम 2 मील्स कौन से हैं हमारे? लेट फूड इन द मॉर्निंग एंड अर्ली डिनर इन द इवनिंग। यानी कि आपका एक खाना होना चाहिए, सुबह आपने कुछ भी आपने खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, पानी वानी पी लिया, उसके बाद आप वेट कीजिए जब तक आपकी अग्नि अच्छी हो और खूब अच्छी भूख लगे। वो आपको लगेगी, ध्यान से देखिए, अराउंड 11 to 1 के बीच में। दैट इज द टाइम यू हैव योर मील। फिर उसको हजम होने में 3 से 4 घंटे, और उसके बाद अगली भूख लगेगी आपको 6 to 7 o'clock के आसपास, 7 o'clock। तो अभी भी यूरोप में द डिनर टाइम है 7 PM। वहां पे 7 PM दे फिनिश देयर फूड, 10 PM दे हैव देयर ड्रिंक्स, गो टू देयर फ्रेंड्स, बट डोंट ईट एनीथिंग। दे डोंट ईट एनीथिंग, वो तब खा चुके होते हैं 7 बजे 8 बजे। तो एक समय हमारा ये बनता है, और वो दूसरा। अगर हम एक 3 मील्स की हैबिट पे जाते हैं कि हमने सुबह नाश्ता भी हैवी करना है, जो रंजीत जी ने पूछा कि हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए कि नहीं, नाश्ता हैवी करना है, फिर लंच भी हमें हैवी करना है, और रात का खाना तो सबने बैठ के साथ में खाना है तो ज़्यादा खाया जाता है। तो ये तो 3 मेजर स्ट्रॉन्ग हैवी मील्स पे आ गए हम। उसके बाद हमें स्नैकिंग भी करनी है, चाय भी पीनी है, मट्ठी भी खानी है, और बीच में कुछ मंगा भी लेना है, कोई ऑफिस में कोई आ गया तो वी एंड अप हैविंग 5 to 6 meals which is not our body, our system, metabolism, जठर अग्नि can't afford it. सो होता क्या है कि उसमें से आधा मील तो यूज हो जाता है एनर्जी में, और आधा मील टॉक्सिक क्रिएट करता है। देन यू हैव एसिडिटीज एंड अनवांटेड गैस प्रॉब्लम्स, एंड देन यू हैव heaviness in the body, then you have weight gains and water retentions and whatnot, and your disturbance during your periods, and then you have diabetes, and then you have thyroids and heart diseases and hypertensions and everything. तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल एंड फूड रिलेटेड ही है ज्यादातर, अगर हम देखें तो। क्योंकि एक आयुर्वेद में श्लोक आता है, चरक कहते हैं कि सारी डिजीजेस फूड से होती हैं।
आहार और रोग करके उन्होंने दिया हुआ है, आई थिंक इट्स चैप्टर 26 सूत्र में है कि वो सारी डिजीज रोग से आएंगी और सारी डिजीजेस ठीक भी सारी डिजीजेस फूड से आएंगी, सारे रोग फूड से आएंगे और सारी रोग ठीक भी फूड से हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे ये बोला। और इसको मॉडर्न मेडिसिन के जो फादर थे, हिपोक्रेट्स कहते थे उनको, तो उन्होंने लिखा था कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन, सो योर मेडिसिन विल नॉट बी योर फूड। लेकिन आज की फार्मा इंडस्ट्री बिल्कुल इससे दूसरे लॉ पे चलती है। वो कहती है कि पहले तो दवाई खाओ, फिर हम सप्लीमेंट्स भी हम बताएंगे कौन से खाने हैं। तो हम फूड को भूल जाते हैं कि फूड क्या है। सो यहाँ पे हम टाइम की बात करें, टाइम में फिर एक और चीज आती है कि आपकी कौन सी एज में आप कितना खाएंगे। सो एक रूल है जो मैंने बहुत टाइम से यूज किया, मेरे टीचर बताते थे कि योर एज should be the percentage of greens you should be having. अगर यहाँ पे आप 40 years के हैं तो 40% of your food by weight and volume should be greens. Rest should be grains, greens and grains. तो अगर आप 60 के हैं तो माइंड इट यू हैव टू हैव 60% ऑफ ग्रीन्स। तो आप 60% वेजिटेबल्स पे रहेंगे, अब आपके ग्रेन्स कम हो जाएंगे। जब आप 80 के हो जाओगे तो 80% आपकी वेजिटेबल्स आ जाएंगी एंड 20% ग्रेन्स आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस वेरी इजीली। मतलब बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ती, फिफ्थ क्लास तक भी नहीं पढ़नी पड़ती, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट ऑफ योर एज शुड बी द ग्रीन्स। ग्रीन्स एंड मैं कहूँगा कि फूड फ्रॉम नेचर डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके खाने का कितना पार्ट है जो डायरेक्टली नेचर से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कितने फ्रूट्स आप खा रहे हैं, कितना सैलड्स खा रहे हैं, तो वो रॉ फॉर्म है। तो रॉ जितना आ रहा है उतना अंदर क्लींजिंग ज्यादा हो रही है, उतना HDL बढ़ेगा, उतना LDL घटेगा, रॉ फूड जितना होगा। देन टाइम में आता है सीजनल, जो दीपक जी का पहला क्वेश्चन था कि किस सीजन में क्या खाना है। तो उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपके कौन से सीजन में कौन सा एलिमेंट्स हाई लो जा रहे हैं। जैसे अभी जो सीजन चल रहा है इसे हम वसंत ऋतु कहते हैं, स्प्रिंग सीजन कहते हैं। तो दिस इज द टाइम। Dr. Saab, I would like to interrupt here. Before we move to this part, we have few questions. So if we can take them up हाँ श्योर श्योर, simultaneously. फिर हम टाइम ले लेते हैं। So Manju ji is asking, how would you know if Pachak Agni is slow or not? So what are the parameters to define it? सिंपल 2 पैरामीटर्स, भूख कितनी लग रही है और खाना खाने के बाद कितनी देर में आपको लगता है कि खाना खत्म। पेट में कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया खाना, दोबारा भूख लग गई। दिस इज द, और तीसरा पैरामीटर है हाउ यू आर क्लियरिंग योर बॉल्स इन द मॉर्निंग। जब आप किसी आयुर्वेद वैद्य के पास जाओगे वो सबसे पहले डिटेल में ये पूछते हैं, हाउ आर योर बॉल्स, टेल मी, is it well formed, is it unformed stools, do you have undigested food with it, or is it sinking or is it floating? All these things denote vat pitt kaf derangements and agni and आम, जो मैंने बताया था टॉक्सिन्स जो होते हैं आम। सो ये सारा कुछ पता चलेगा, आपकी भूख कैसी है, आपका खाना पचा कितनी देर में, और आपका सुबह बॉल कैसे क्लियर हुआ, कितनी देर आपको बैठना पड़ रहा है अंदर। Like if you see an animal takes 10 seconds to clear its balls. So चलो हम अर्बन ह्यूमंस हैं, हम 10 seconds को 2 minutes तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रोग है, what Ayurveda says. So anything beyond 2 minutes is effort, रोग, and if you are doing anything with effort then there is something wrong, फिर आप effort कर रहे हैं। So ये आंसर है। You got your answer मंजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक जी। And Manish is asking, what's your view on the vegan food? वीगन, मेरा अपना व्यू की जगह मैं आयुर्वेद का व्यू बताता हूँ। आयुर्वेद के शास्त्रों में मनीष जी आप हैरान होंगे, जो 5000 साल पहले लिखे गए उसमें जब फूड के चैप्टर्स आए हैं तो उसमें कितने तरीके के अन्न, कितने तरीके की सब्जियां, कितने तरीके के पकवान, कितने तरीके की मिठाइयाँ और कितने तरीके के हलवे और कितने तरीके के मीट्स आए हैं उसमें। मतलब दे हैव गिवन क्वालिटी ऑफ सम 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट्स।
सो वो क्यों दे रहे थे? इसलिए क्योंकि वो सब कुछ चल रहा था, जो भी जिसको मिलता था खा लेता था, तब ये था। अब ये शुरू हो गया कि हाँ भाई हमारी बॉडी, वो कुछ फूड्स टॉक्सिक हैं, कुछ कुछ रीजंस अलग होते हैं, रिलीजियस रीजंस होते हैं, आपके कंडीशनिंग के रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो दैट इज a completely different issue. But talking about science, there are some foods which are inflammatory, जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में जाके। उसमें मीट्स भी आते हैं और दालें भी आती हैं। सो राजमा इज एज इन्फ्लेमेटरी एज मटन, डोंट बी सरप्राइज्ड, एज इन्फ्लेमेटरी एज मटन। जिसको बेचारे को आर्थराइटिस है, गठिया है, यूरिक एसिड गाउट होता है, उसको राजमा खिला दो रात को, सुबह 6 बजे 5 बजे वो रोता हुआ उठेगा, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। 3 बजे से उसका दर्द शुरू हो जाएगा, रात में टॉक्सिन्स अपना काम करेंगे और सुबह वो डॉक्टर के पास खड़ा नजर आएगा, डॉक्टर के आने से पहले उसके वेटिंग में खड़ा होगा, क्योंकि मेरा इतना बिगड़ गया साहब, रात को राजमा खा लिए थे मैंने। सो एनी फूड कैन टर्न इन्फ्लेमेटरी इफ योर बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग इट वेल। इफ योर बॉडी इज डाइजेस्टिंग इट वेल, उसकी अग्नि अच्छी है, तो यू कैन डाइजेस्ट एनी फूड, नंबर 1। नंबर 2, जो वीगन है या वेजिटेरियन डाइट है कि, और फिर हमारे यहाँ तो, हम इंडिया में तो हमारा तो पूरा कल्चर नौटंकी से भरा हुआ है, आई एम सॉरी, लेकिन हम लोग ट्यूसडे वेजिटेरियंस होते हैं। पता है आपको कितनी मजेदार बात है, हम लोग ट्यूसडे वेजिटेरियंस होते हैं, हम लोग थर्सडे, हम लोग नराते वेजिटेरियंस होते हैं। तो इतना इतना मजेदार चीजें चलती रहती हैं कि आदमी बिजी रहता है। लेकिन एक चीज होती है ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं इंटेग्रिटी। अगर आप इंटेग्रिटी की बात कर रहे हो, तो इंटेग्रिटी में इफ यू लव एनिमल्स यू वोंट किल एनिमल्स जो भगवान बुद्ध कहते थे कि यू डोंट किल एनिमल्स बिकॉज यू सी योरसेल्फ इन दोज एनिमल्स एंड यू सी द एनिमल्स इन यू सी द सेम सोल, यू कांट किल देम। और खलील गिब्रान, जो जिन्होंने द प्रॉफिट लिखी थी पोइट्री, वो उसमें कहते हैं कि जो द फूड द प्लेट द योर डिनर प्लेट इज द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। वो बलि की वेदी है, आपका खाने की प्लेट बलि की वेदी है, जिसमें प्लांट्स एनिमल्स सबकी बलि चढ़ रही है आपको जिंदा रखने के लिए। सो इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो आप जो खाना खा रहे हैं उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप उससे क्या कर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उससे लोगों को कितना बेनिफिट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, दैट इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट टू सी, रादर देन हम इस चीज में फिक्स हों कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन ये बात जरूर ठीक है मनीष जी, कि हमें इन्फ्लेमेटरी फूड्स अवॉइड करने चाहिए इस टाइम और इन एजेस में, जब हमारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होते, दिस इज अ मिथ। हार्ट में ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आर्टरीज इन्फ्लेमेटरी होती हैं कई सालों तक, तो वो कैल्शियम के प्लाक्स बना देती हैं कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज। जिसका बाईपास होता है और उसके बाद उसको 1 साल के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, वो होता है जिसकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन है। जिसके 10 साल तक कुछ नहीं होता, उसकी आर्टरीज सॉफ्ट है, उसको इन्फ्लेमेशन नहीं है। सो इट इज ऑल इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। आप इन्फ्लेमेशन को कहते हैं वायु रोग, आयुर्वेद में वात रोग। तो जिसकी वात रोग है यानी कि बॉडी इन्फ्लेमेटरी है, उसको तो बिल्कुल भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं खाने चाहिए। लेकिन उसके लिए मनीष जी, अगर मीट खत्म होगा तो राजमा भी खत्म होते हैं आयुर्वेद में। फिर उसके लिए रह जाता है लौकी, तोरई, खिचड़ी, बस इतना रह जाता है उसके लिए कि यहाँ पे खाओ। जब यूरिक एसिड की डाइट आप आयुर्वेद में स्टडी करें तो बेचारे का सब कुछ बंद हो जाता है, मशरूम बंद हो जाते हैं उसके, और खट्टे फल सिट्रस फ्रूट्स बंद हो जाते हैं, वो यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो विजन की क्या बात करेंगे। सो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो विजन वगैरह जो है ये इट इज़ मोर ऑफ ए फैशन स्टाइल फैड, सॉरी, लेकिन उस पर फिर ज़्यादा लोग फिक्स हो जाते हैं। तो अगर उसका लॉजिक समझ रहे हैं तो वी हैव टू अवॉइड इन्फ्लेमेटरी फूड्स, और वो आपके वैद्य से अच्छा कोई नहीं बता सकता। गो टू एन आयुर्वेदिक वैद्य जो फूड की मास्टरी रखता हो, ठीक है, और उससे पूछिए कि मेरी पल्स देखिए, मेरा वात पित्त कफ देखिए, देखिए कि क्या मेरी बॉडी में वायु रोग इन्फ्लेमेशन है या आने वाला है। वो बता देगा कि अभी तो नहीं है, अभी ठीक लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी नाड़ी में वायु ज्यादा है, तो तुम यू मे गो इनटू वात रोग इन नेक्स्ट 1 ईयर, इन्फ्लेमेटरी हो सकते हो।
सो एक डिटॉक्स करा लो, पंचकर्मा करा लो, या लौकी पे आ जाओ, लौकी के साथ खा लो, या ड्रिंक्स बंद कर दो। सो ड्रिंक्स भी तो इन्फ्लेमेटरी है, वो प्योरली वीगन है ना। और वोदका किससे बनती है दीपक जी? आलू से बनती है, आलू का रस है वो। बताइए इससे ज्यादा शुद्ध सात्विक आहार क्या होगा? लेकिन पिला दीजिए लिवर वाले को बेचारे को, उससे पूछिए कि यार हम तेरे को आलू का सत्व पिला रहे हैं और बार्ले वाटर पिला रहे हैं गर्मियों में, बियर कह रहे हैं उसे हम, लेकिन तुम समझो ना कितना सात्विक फल दे रहे हैं तुम्हें, वीगन डाइट है। तो बताइए सर, और कोई क्वेश्चन? ओके, सो व्हाट अबाउट मिल्क एंड बनाना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमनली बनाया जाता है, तो इसके बारे में क्या राय है? वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर थिनी स्किनी पीपल हु वांट टू गेन वेट, बट if you are overweight, if you have thyroid, if you have low metabolism, if you want to maintain weight, if you have sinusitis, if you have resha, asthma, this is a banned food for you. So again, हम लोग पंजाब में एक कहावत होती है कि मूंग की दाल किसी को स्वादी किसी को बादी। तो एक ही मूंग की दाल किसी के लिए बहुत अच्छी है, अमृत है, किसी के लिए वो नुकसान करती है। सो ईच फूड हैज़ दिस क्वालिटी कि वो कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं। सो जहाँ हमें वेट गेन करना होता है, जहाँ हमें बॉडी को स्टेबल करना होता है, वहाँ पे हम देते हैं ये चीज़। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था हाइपर थायरॉयडिज्म का। हाइपर थायरॉयडिज्म में वेट बहुत लॉस होता है, पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, और ड्राइनेस आ जाती है, और मतलब सीवियर इश्यूज होते हैं, और वो उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। वो बेस्ट डॉक्टर्स के पास था लेकिन नहीं कंट्रोल हो रहा था। तो वहां पे मैंने देखा कि इसकी वायु तत्व ज्यादा है। दिस इज अ डिजीज ऑफ एयर एलिमेंट, एयर ने सुखा दिया, पैल्पिटेशंस कर रही है, पतला हो गया। तो उसको हमें अर्थ देना है, अर्थ एलिमेंट्स देने हैं। तो अर्थ एलिमेंट में बनाना और दूध सबसे बढ़िया है। तो उसको मैंने खूब बनाना, दूध और साथ में घी भी दे दिया कि भाई इसमें घी भी डाल दे तू, और सोने पे सुहागा, बढ़िया हो जाएगा। तो उसको खिलाया, दो दो बनाना दूध के साथ रोज दिए। पहले तो पाचन नहीं कर पा रहा था बेचारा, फिर उसको पाचन दवाइयाँ साथ में दी, लेकिन खिलाया बनाना दूध। तो वो करते करते 2 महीने में उसका सारा ब्लड रिपोर्ट्स ठीक हो गई, उसका हाइपरथायरॉयडिज्म कंट्रोल में आ गया, क्योंकि अर्थ एलिमेंट से ने उसके शरीर को संभालना शुरू कर दिया, ठंडा करना शुरू, भारी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे चीजें शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ ए फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेडिसिन विद इन राइट नॉलेज, एंड ए फूड विद रॉन्ग नॉलेज कैन बिकम ए डिजीज प्रोड्यूसिंग थिंग आल्सो। हाँ जी दीपक। थैंक यू। सो अनदर क्वेश्चन इज ऑन द सिमिलर लाइंस कि आम रस बहुत एक कॉमन राजस्थान में पॉपुलर प्रिपरेशन है, तो ये विद मिल्क होनी चाहिए या नहीं? एंड अलोंग विद दैट फ्रूट स्मूदीज, क्योंकि एक बड़ा कल्चर है फ्रूट स्मूदीज को, मार्केट में मिलती हैं, हम खुद भी बनाते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? As the rule of Ayurveda, milk is not to be mixed with food or fruits. सिर्फ 2 फल बताए गए हैं मिल्क के साथ देने को। एक तो केला बताया गया है, लेकिन बता दिया गया है कि वो एक्सट्रीम कफ कारक होता है और शरीर को भारी करता है। दूसरा बताया गया है पका हुआ, पेड़ से गिरा पका हुआ आम, जिसे दशहरी आम बोलते हैं, जो मीठा होता है। आम में अलग अलग रस होते हैं। जैसे कुछ आम होते हैं जिसमें पकने के बाद भी खटास होती है, कुछ आम होते हैं जो बिल्कुल मीठे होते हैं। तो जो मीठे रस के, मधुर रस के आम हैं, उनको दूध के साथ लिया जा सकता है। लेकिन उसमें भी आयुर्वेद ने गर्म दूध बताया है, शेक नहीं बताया। उसने उसमें तरीका बताया कि जैसे हम आंवला खाते हैं या हमने आंवले का मुरब्बा खाया, उसके बाद दूध पी लीजिए। इसी तरह कहते हैं कि आम खाने के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो वह आम आपको हजम हो जाएगा और वो हार्ट टॉनिक बन जाएगा। सो आम आम का जो रस है वो हार्ट टॉनिक की तरह काम करता है। लेकिन खट्टे आमों में अगर आप मिल्क शेक बनाते हैं तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड बाय आयुर्वेदा। और खट्टे फ्रूट्स, जहाँ खट्टे फ्रूट्स हैं, सारे ही फ्रूट्स में खटास होती है। अगर हम आम को या बनाना को देख लें, उसके अलावा दूध के साथ पपीता तो मिलाएंगे नहीं आप, दूध के साथ ऑरेंज नहीं मिलाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे जयपुर में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग शॉप इज ऑफ पपाया शेक। हाँ देखिए यहाँ ना, पे लाइन लगती है। नहीं लगती है। तो नहीं मिलाएंगे आप, क्योंकि पपाया में जो एंजाइम्स हैं वो दूध के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अगर आपने दूध को वैसे लेना है तो दूध का वैसे एक शेक चलेगा,
आप दूध को वैसे ही ले लीजिए, मिश्री डाल के शेक बना के ले लीजिए, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए। नहीं तो अगर आपने नेचुरल चीज़ें डालनी है तो नेचुरल चीज़ों में आप बनाना ले सकते हैं या आम ले सकते हैं, ये चीज़। नहीं तो दूध के साथ जो तीसरी चीज़ बताई बताई गई वो बादाम है, कि रात को भिगोए हुए बादाम आपने सुबह लेने हैं और बादाम और दूध लेना है। और फिर भी उसने बता दिया अगर अग्नि कम है तो बादाम के साथ काली मिर्च चबा लीजिए, ये भी बताया गया। लेकिन दूध इज ए सेपरेट फूड टू बी डाइजेस्टेड सेपरेटली, नॉट टू बी मिक्सड विथ थिंग्स। तो स्मूदीज जो हैं वो फ्रूट्स की अलग स्मूदी होनी चाहिए, वाटर स्मूदीज जिसमें खूब फाइबर हो। तो जो जो राइट वे ऑफ फ्रूट स्मूदीज भी है वो भी, या तो आपके पास स्लो जूसर नाम की एक चीज़ है वो हो, नहीं तो आप मिक्सर ग्राइंडर में फ्रूट्स चला लीजिए और फिर उसको मोटी छलनी में छान लीजिए, कि आपके पास पल्प बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का निकले और बाकी सारा फाइबर आपके ग्लास में आ जाए। सो दैट बिकम्स ए गुड फ्रूट फाइबर जूस, जिसे हम स्मूदी कहते हैं। अदरवाइज दूध में स्मूदीज नहीं होनी चाहिए। दूध कैन बी टेकन सेपरेटली। एंड गर्मियों में सन के साथ सुबह और दोपहर का दूध जो है वो ठंडा हो सकता है, लेकिन रात का दूध हमेशा आयुर्वेद में गर्म दूध सोते वक्त बताया गया है, कि गर्म दूध सोते वक्त। और अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटरी है किसी भी तरीके से तो हल्दी दूध विद अ चुटकी ऑफ काली मिर्च, अगर आपका पेट में गैस बनती है थोड़ा सौंफ डाल दीजिए, तो दिस बिकम्स ए दूध टॉनिक। एंड एक और दूध का फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो आयुर्वेद में है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, इट इज गार्लिक मिल्क। इट इज कंसिडर्ड ए वेरी पावरफुल मेडिसिन इन आयुर्वेद। उसे हम रसोन क्षीर पाक कहते हैं। उसका तरीका होता है कि गार्लिक 4-5 पीस लीजिए और उसको छील कर उसको क्रश करके हवा में 1 घंटे रख दीजिए, उससे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर रात को उसको दूध में डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए और उसको सिमर करने रख दीजिए। तो धीरे धीरे 5 मिनट में सिमर होता रहेगा, 10 मिनट में, और वो गार्लिक उसके कैल्शियम्स दूध के साथ मिलके एक बड़ा मीठा सा खुशबूदार ड्रिंक बन जाता है। और उसमें आप बाद में कुछ भी मिश्री वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आपका मन है, नहीं तो आप खाली गार्लिक मिल्क लीजिए। तो इट इज अ वेरी गुड टॉनिक फॉर जॉइंट पेन्स, फॉर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, फॉर हार्ट डिजीज, फॉर हम लोग तो सारे हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं उनके ब्लॉकेजेस खोलने के लिए गार्लिक मिल्क। बहुत पावरफुल चीज है, इन्फ्लेमेशन दूर कर देगा, इंटेस्टाइन से लेकर आपके पेट की गैस से लेकर आर्टरीज तक की इन्फ्लेमेशन दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक करेगा। गार्लिक मिल्क इज ए वंडरफुल एलिक्सर। एंड मैं कैंसर के पेशेंट्स को उसमें हल्दी काली मिर्च के साथ गार्लिक मिल्क बना के देता हूँ, गाय के दूध के साथ। वो कहता हूँ कि देसी गाय का दूध ढूंढ लीजिए, भैंस का मत लीजिए, उसमें ये चीज बना के लीजिए, एंड दे फील कि उनकी उनकी सारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हम देखते हैं, ESR CRP सब नीचे आने शुरू हो जाते हैं इस चीज के साथ। किसी को पोस्ट कोविड ESR CRP हाई है, पोस्ट फीवर्स है, कुछ भी है, तो आप सुबह गिलोय का काढ़ा दे दीजिए, शाम को ये गार्लिक मिल्क दे दीजिए हल्दी वाला, और 1 हफ्ते बाद टेस्ट करा के देख लीजिए। और अभी तक CRP और ASR की कोई दवाई नहीं बनी है कि आपके प्लेटलेट्स ठीक कर दे और इन दवाइयों को ठीक कर दे। यस दीपक। Awesome, great. So I'm sure कि garlic milk रेसिपी के बारे में हम सभी शायद फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे. At least I'm listening to it for the first time. Okay, one of our viewer has a question. I am suffering from swelling in my body, whole body, especially legs. These days I feel like eating all the times as if I'm hungry. So what should be the remedy and what should be the course of treatment? अगर हम इसको पूरी तरह अलग से उन पेशेंट से बात करके पूरा रूट कॉज पे जाएंगे तो हमें वात पित्त कफ ज़्यादा पकड़ में आएगा कि कहाँ से डिजीज़ है। लेकिन जैसे आप जनरली बोल रहे हैं तो उनकी बॉडी में वायु डिसऑर्डर ही है। वायु डिसऑर्डर स्वेलिंग भी करता है, वायु एंड कफ डिसऑर्डर है जिससे स्वेलिंग भी हो रही है और बार बार खो पड़ने जैसी भूख लग रही है। दिस इज नॉट ए नेचुरल हंगर, दिस नॉट ए गुड हंगर। इट्स ए जैसे हमने एक आग चूल्हे की ठीक जल रही है, दूसरी आपने पीछे से पंखा चला दिया तो उस आग कैसे जलेगी? वो इधर उधर भागेगी, है ना। तो इसी तरह जब आपकी बॉडी में अग्नि के को वायु मारेगी तो अग्नि फैलेगी, फिर आपको बार बार खाने की इच्छा होगी, जो डायबिटिक्स में होता है, जो ओबीस लोगों को भी होता है। जब ओबेसिटी हो जाती है तो वो कहते हैं मैं रुक नहीं पाता, मैं बार बार मुझे भूख लगती है, खाना खाऊं फिर भूख लग जाती है। तो वो हवा वायु है।
तो हम उनकी वायु ठीक करेंगे, और ये गार्लिक मिल्क उसमें अच्छा काम करेगा। और रात में इस गार्लिक मिल्क में घी डाल दीजिए। वो जो पर्सन जिसने भी पूछा, वो गार्लिक मिल्क में घी डाल के देखें रात को, एंड देन अगर उनको आराम आता है तो गुड, अदरवाइज माय नंबर इज देयर, दीपक जी से लेके आप मुझे कॉल कर लीजिए। रिया जी कुछ पूछना चाह रही हैं, उन्होंने हैंड्स रेज किया था। सर गार्लिक मिल्क के बेनिफिट्स मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे अर्थराइटिस है, मैंने बहुत पिया है वो। तो उसे गर्मियों में पी सकते हैं? यस बिल्कुल। गर्मियों में आप थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे उससे पित्त बढ़ रहा है, अगर लगे कि पित्त बढ़ रहा है, तो तो आप मुझे उसे, एक्ने हो जाता है उससे? हाँ तो थोड़ा सा आप सौंफ डाल सकते हैं, ओके। है ना। दिन में पानी ज्यादा पी लीजिए, दिन में थोड़ा सा धनिया का पानी पी लीजिए, वो उसको ठंडा कर देगा। धनिया एज इन धनिया के बीज की बात हो रही है यहाँ हाँ, पे, धनिया राइट? का पाउडर आप पानी में डालिए, 1 लीटर पानी में उसको एक बार बॉईल करके बंद कर दीजिए, उस पानी को छान के पी लीजिए। इट बिकम्स ए कूलेंट वाटर। आपके जयपुर में जन्माष्टमी में घर धनिया की पंजीरी नहीं बनती? जी बिल्कुल बनती है। और देखिए जन्माष्टमी कब है? जब बरसात के दिन है, जब वायु सबसे हाई पे है, इन्फ्लेमेशन सबसे हाई पे होती है बरसात के दिनों में, जन्माष्टमी जब होती है सावन में, तो वहां पे धनिया हम्म। और अजवाइन की पंजीरी बनाते हैं। तो एवरी ट्रेडिशनल रेसिपी हैज गॉट आयुर्वेदा इन इट, कि क्यों ये चीज बनाई गई है। सो अभी भी अगर आपको गर्मी, अब जैसे जो अब गर्मियां आ रही हैं तो एसिडिटीज की प्रॉब्लम्स आएंगी, पित्त बढ़ेगा, तो सिंपल कोरिएंडर वाटर, धनिया पानी लेके देखिए, और बहुत अच्छा काम करेगा इस चीज में। तो वो ओके। कंटिन्यू कीजिए आप। गार्लिक को हम ये कर सकते हैं, सर्दियों में आपने 10 गार्लिक के क्लोव्स तक डाल लिए, लेकिन गर्मियों में आप 2-3 डाल लीजिए, 2-3 डाल लीजिए, कम कर ओके दीजिए, थोड़ा सा कम कर सर, दीजिए। एक चीज और, एक कश्मीरी लहसुन बोलते हैं और एक नॉर्मल लहसुन, कोई फर्क होता है उसमें? हाँ, मुझे कश्मीरी अभी लहसुन किसी से। वो एक दूसरी स्पीशीज होती है, उसमें एक गांठिया लहसुन भी बोलते हैं, एक सिंगल गांठ का होता है वो। हाँ जी। तो वो इट हैज मोर एंड जॉइंट रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज। हम लोग ओके। गठिया में उसे गठिया लहसुन भी बोलते हैं, गठिया के लिए यूज होता है। तो उसको बेसिकली खाने में कम यूज करते हैं, और उसको मेडिसिन दूध में में। ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी। सो डॉक्टर साहब, इसी तरह के ओके, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो हम ले चुके हैं। सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच यू वर सजेस्टिंग इस सीजन के हिसाब से, हाँ, कीपिंग हम इन कह रहे माइंड द थे स्प्रेड। टाइम, हम टाइम पे थे, पॉइंट नंबर 3, टाइम। सो टाइम में जब सीजन की बात आती है, तो इस सीजन में, मैं इस सीजन की बात करूं, वसंत ऋतु इज मोर ऑफ द कफ एलिमेंट का प्रीडोमिनेंस होता है, यानी कि अर्थ एलिमेंट का प्रीडोमिनेंस है। तो इस सीजन में आपकी भूख कम होगी, लग रहा है कि भूख बढ़ रही है, लेकिन आपकी पाचन अग्नि कम होगी क्योंकि कफ बढ़ गया। आपको साइनसाइटिस, छींके, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। एस्थमा, लोगों का एस्थमा बढ़ेगा, हेडेक्स आएंगे, हैवी हेडेक्स, साइनसाइटिस हेडेक्स वाले आएंगे। और आपको वेट गेन्स और जो आपकी कोलाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह से, जहाँ पे आपको म्यूकस कोलाइटिस है, ये सब बढ़ सकता है इस सीजन में। सो इस सीजन में क्या कहते हैं कि जो अर्थ एलिमेंट वाली चीजें हैं, कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो नहीं खानी। पहले तो वो नहीं खाइए, मन बंद कीजिए, सब लोगों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ डिजीजेस वालों के लिए, सब लोगों के लिए बंद कीजिए। कौन सी हो गई? दूध कम करना है। दूध लेना है तो रात को लेना है, अगेन वो हल्दी लहसुन वाला ले सकते हैं, या हल्दी वाला ले सकते हैं, हल्दी काली मिर्च वाला, रात को सोते वक्त। सुबह वाला दूध बंद कीजिए, वो कफ बढ़ाएगा। केला बंद कीजिए, अमरूद बंद कीजिए, ये कफ बढ़ाने वाले फ्रूट्स हैं। केला, अमरूद, दूध, आइसक्रीम। आजकल बड़ा मन करता है कि रात मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, चल रात को कार पे चलते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं 11 बजे। तो वो कफ का काल है, उसमें आपने आइसक्रीम खा ली। आप ऐसा कीजिए, जिस दिन 2 दिन आइसक्रीम खाइए रात को जाके, और फिर सुबह और देखिए कि आप उठते कैसे हैं। आपका उठना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कफ इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, बढ़ गया, जो आपका बाद में नहीं बढ़ेगा गर्मियों में, अभी बढ़ेगा, इस मौसम में, स्प्रिंग में बढ़ता है। तो जो हैवी चीजें हैं, कफ वर्धक हैं, ये सब हम मना करते हैं खाने में। और शेक्स, मिल्क शेक्स, कोल्ड कॉफीज हम बिल्कुल मना कर देते हैं अप्रैल तक। और इसकी जगह कफ बैलेंस करने के लिए सुबह की चाय में अदरक और काली मिर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सुबह का काल हमने देखा था, लास्ट मीटिंग्स में हमने बताया था, मॉर्निंग टाइम इज कफ टाइम। सो कफ टाइम में आपको, अगर आपने अदरक और काली मिर्च ली, तो कफ बैलेंस हो गया, कफ ठीक हो गया, आपका दिन भर में मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, एक्टिव रहेंगे आप।
ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर कफ में आपने कफ काल में दोपहर में सोना नहीं है, दोपहर में सोएंगे कफ बढ़ जाएगा। तो ये 2 महीने बिल्कुल वर्जित होते हैं, दोपहर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड बैंड होते हैं कि दोपहर में नहीं सोना। स्पेशली पीपल एट होम, होम मेकर्स, वो दोपहर में सो जाते हैं तो उनका थायराइड और डायबिटीज बिगड़ जाता है, उनके जॉइंट्स भी स्टिफ हो जाते हैं। तो वो नहीं करना। दोपहर में यू कैन रीड ए बुक, टेक अप ए हॉबी, कंप्लीट दैट, लेकिन सोना नहीं है, वेस्ट होता है। तो ये चीजें हैं। और ये टाइम के हिसाब से आपका सीजनल डाइट है। व्हाट वी डू एट आवर क्लिनिक इज कि हम लोग एक मौसम के हिसाब से ऋतुचर्या हम कहते हैं उसे आयुर्वेद में, ऋतुचर्या, कि एक ऋतु में आपने क्या खाना है और क्या लाइफस्टाइल होना है। उसका एक छोटा सा 5 पॉइंट्स का एक रीडेबल छोटा सा एक पेज बना देते हैं हम। और जिस सीजन में अभी जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे किसी भी डिजीज के आ रहे हैं, उनके साथ उनके अटेंडेंट्स भी होते हैं, हम सबको एक एक पकड़ा देते हैं कि इसको घर जाओ फॉलो करो, यू विल बी सेफ एंड गुड, दिस इज द आयुर्वेदा लॉज, कि इस सीजन में कैसे रहना है। वो कहते हैं सब अगला कब पता लगेगा, हम कहेंगे जब गर्मी आएंगी तो फिर आ जाना, फिर दे देंगे एक एक गर्मियों वाला, तब आ जाएगा। फिर रेंज में हम आपको वर्षा ऋतु का ऋतुचर्या दे देंगे, फिर शरद ऋतु की ऋतुचर्या दे देंगे, फिर शीत ऋतु की, सर्दियों की दे देंगे। तो आयुर्वेद में 6 ऋतुओं की बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप गूगल करें कि ऋतुचर्या फॉर वसंत ऋतु, तो आपको बहुत बढ़िया आर्टिकल्स मिलेंगे जो एमडी आयुर्वेद मास्टर्स लिखते हैं। और तो गूगल यूनिवर्सिटी इज अ बिग ब्यूटीफुल थिंग, जहाँ से आपको एक अगर फिशिंग आती है तो बहुत अच्छी चीजें आप कर सकते हैं। सो वहां से आप लीजिए, आपको पूरा अपना पता चल जाएगा। आप अपनी प्रकृति देख सकते हैं, फिर प्रकृति में आपने इस वसंत ऋतु में क्या करना है वो पता चल जाएगा। फिर वी कम टू द 4th पॉइंट, टाइम के बाद कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन में आयुर्वेद में ये थ्योरी है कि देर आर सर्टन फूड्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे सिनर्जेस्टिकली ग्रो एंड हेल्प इन ईच अदर, हेल्प ईच अदर टू डाइजेस्ट। जैसे कि हम कहते हैं खिचड़ी के हैं 4 यार, बताओ कौन से? पुरानी कहावत है, याद है किसी को? खिचड़ी के हैं 4 यार। अब मैं घी पापड़ आम दही पापड़ अचार, चटनी अचार। ब्यूटीफुल। घी पापड़ दही अचार। अब देखिए सबको ये मुहावरा क्यों याद है। अब ये कॉम्बिनेशन जब हम ऐड करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉडी में 33 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिन्हें हम कहते हैं, बाकी भी हैं। वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स घी, खिचड़ी में दाल और चावल मिला, मूंग की दाल और चावल और पापड़ की दाल आ गई, इससे 33 अमीनो एसिड्स पूरे हो गए आपके। आपको मटन खाने से पूरे अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, कुछ रह जाएंगे, लेकिन इसमें आपके 33 अमीनो एसिड पूरे हो गए। फिर आपकी चटनी है जिसने आपको वो आपकी पाचन अग्नि बढ़ाई और डाइजेस्ट कर दिया, घी ने आपकी अग्नि बढ़ा दी और सारा खाना डाइजेस्ट कर दिया। तो ये सिनर्जेस्टिक फूड्स होते हैं जिसने साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर लिया। फिर होते हैं एंटागोनिस्टिक फूड, जो एक दूसरे के साथ अगर मिल गए तो टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे और वो टॉक्सिन्स अंदर जाके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे। और जहां पे आपकी वीकनेस है आपकी बॉडी में, जो वीक एरियाज हैं, वहां पे फ्लेयर अप हो जाएगा कोई ना कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा बड़ा मोटा एग्जाम्पल है, राजस्थान में भी हम कहते हैं दूध के साथ मछली नहीं लेनी। दूध और मछली का कॉम्बिनेशन मना किया जाता है। क्यों? ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक कॉम्बिनेशंस है। और आजकल जो ग्रिल्ड फिश हम लोग मंगाते हैं उसके साथ एक क्रीम की डिप आती है, उसमें हम डिप लगा के खाते हैं। सो वी आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट आवर मास्टर्स हैव टोल्ड अस नॉट टू डू। लेकिन हम कह रहे हैं दूध थोड़ी पी रहे हैं साहब। वो जो सफेद जिसमें आप डिप कर रहे हो वो क्या है? उसमें एक तो रिफाइंड ऑयल है जिसको हमने मेयोनेज करके क्रीम जैसा दिखा दिया, और बाकी उसमें थोड़ा बहुत मिल्क सॉलिड्स पड़े हुए हैं, अगर अच्छी कंपनी ने बना दिया तो। नहीं तो खाली रिफाइंड ऑयल दे दिया किसी ने। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। ऐसे दूध के साथ नमक और खटाई बिल्कुल मना है, लेकिन हमने पराठा खाना है आम के अचार के साथ, साथ में दूध सिप कर लेना है। फिर हम कहेंगे ये तो हमारे घर में मम्मी पापा भी करते थे। तो आप पूछो जी उनकी दवाइयाँ कितनी चल रही हैं, तो बता देंगे हाँ दवाइयाँ तो चल रही हैं, शुगर की भी ले रहे हैं और बीपी की भी ले रहे हैं, और मम्मी गठिया भी रहता है, और पापा को तो अटैक भी आ चुका है। लेकिन पराठे के साथ अचार खा के दूध जरूर पीते हैं। तो उनको बताया नहीं किसी ने।
हमने इसको कहाँ तक काम किया था कि वी वेंट टू, जहाँ हम स्कूल्स में जाते थे, वी वेंट टू ट्रेन, हमें लगा कि बड़े तो अब सीखने की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। इवन हमने देखा कि रिसर्च ये कहती है कि कॉलेज में सीखने की उम्र बंद हो जाती है। तो जो सीखने की उम्र है वो छोटे बच्चों में है। दे आर क्यूरियस टू लर्न। और जब तक उनके हाथ में अपने स्मार्टफोन्स नहीं आए अराउंड 7th 8th क्लास, उससे पहले उनकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है लर्न करने की। तो हमने 4th क्लास से बच्चों पे काम करना शुरू किया और उन्हें कॉम्बिनेशंस बताने शुरू किए। अब जिन स्कूल्स में हमने कई साल काम किया, एक स्कूल के साथ हम 10 साल एसोसिएटेड रहे। उस स्कूल के जो बच्चे पढ़े हुए यूएस चले गए, कनाडा चले गए, वहां से मेरे को मेल करते हैं कि सर आपका जो 4 रूल्स थे, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, कॉम्बिनेशन, वो हमें यहाँ तक काम कर रहे हैं। वी आर केयरफुल कि हम रेस्टोरेंट जाके भी क्या खा रहे हैं, हम घर पे भी क्या बना रहे हैं। यूएस कनाडा में भी हमें कॉम्बिनेशन का ध्यान रहता है, वो भूलता नहीं है हमें। वो उनको हमने उनके 6th 7th स्टैंडर्ड में सिखाया था, वो प्रोफेशनल्स होकर चले गए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे मैंने बताया था दूध किसके साथ नहीं लेना, दूध को खट्टे फलों के साथ, आप दूध को ऑरेंज के साथ ले लीजिए, 24 घंटे में बताइए मुझे आपका क्या हाल होता है। फिर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन सी को जस्टिफाई करते रहिए, कुछ नहीं निकलेगा आपका। आयुर्वेद में बता दिया गया है कि क्या असात्म्य आहार है, असात्म्य। हमारे बड़े हमेशा कहते थे ना, संगत सही रखो नहीं तो जीवन में बिगड़ जाओगे। तो वो आयुर्वेद का रूल है बड़ा क्लियर कि खाने में किस चीज की संगत किसके साथ है, दिस इज टू बी सीन वेरी केयरफुली। और अगर आप आयुर्वेद में फिर गूगल करिए कि कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद या असात्म्य आहार ड्यू टू आयुर्वेद, आपको लिस्ट आ जाएंगी पूरी पूरी। बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, इस पर रिसर्चेस भी हुई हैं, और पेशेंट्स पे भी रिसर्च किया उन्होंने कि भाई हमने इतने लोगों को दिया, इतने को नहीं दिया, देखें क्या चेंजेस आते हैं। तो ये चीजें हैं जब हम 4 पॉइंट्स लेते हैं कि क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम एंड कॉम्बिनेशन। सो इससे हमारा फूड की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि नॉलेज आई फूड के बारे में, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट। सो एटलीस्ट हमने ट्रिगर कर दिया कि फूड में कुछ होता है जिसको हमने ध्यान रखना है। ये नहीं कि हाँ भाई क्या मंगा रहे हो, क्या खाना है, या आज क्या बनाया, कल तो दाल खाई थी आज क्या बनाया, चलो आज बाहर से मंगा लेते हैं। तो जो भी कुछ ये हमारा चलता है, ये ज्यादातर हमारा एक रिफ्लेक्स रिएक्शन चलता है। हम लोग वी डोंट थिंक कि अब खलील गिबरान की तरह सोचे ना, अगर हम उसकी पोइट्री शेयर करना, दीपक आप अपनी उसकी पोइट्री शेयर कीजिएगा इनको। खलील गिबरान की पोइट्री का पार्ट है प्रॉफिट का, कि फूड के ऊपर एक चैप्टर है कि फूड की वैल्यू क्या है। सो वो फिलोसफर है, लेकिन उसने जो चीज़ बोली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फूड जो है हमारे यहाँ, जब हम बैठते हैं तो हम किस ग्रेटिट्यूड से उस प्लेट के सामने बैठते हैं। हम अपने बनाने वाले से लेकर उगाने वाले तक के लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं कि नहीं। और बीच में जो बनिए की दुकान पर छोटा सा बच्चा काम कर रहा है 8 साल का, कम सैलरी पे, जो आपके लिए जिसने दाल का पैकेट अंदर से पैक करके दिया, क्या उसको भी हमने ग्रेटिट्यूड लिस्ट में शामिल किया कि नहीं किया। फिर हम हाथ जोड़ते ही प्रेयर्स करते हैं कि अपनी अग्नि के लिए। तो अब अग्नि के लिए भी प्रे करते हैं, और ये खाना हमें हजम हो और अच्छी तरह हमें खाना सत्व पैदा हो और हम इस खाने से अच्छे कर्म करें। ये वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में जब हम खाने से पहले के मंत्र हैं तो उनमें ये चीज़ बहुत क्लियर लिखी हुई है कि वो अग्नि और वायु की पूजा करते हैं कि ये दोनों चीज़ें भाई तुम लोग संभल के रहना, तुम लोग मुझे बचा के रखना, अग्नि ठीक रहे, वायु ना बिगड़े। दोनों को हाथ जोड़ते हैं पहले। अब आप पंडित जी को बुलाइए कभी पूजा के लिए, तो वो एक चीज जरूर कहेंगे आपके साथ कि वो ओम प्राणाय नमः, अपानाय नमः, ठीक है, व्यानाय नमः। तो वो क्या कर रहे हैं, 5 वायु को नमस्ते कर रहे हैं। उसके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। वो शरीर की वायु है, प्राण अपान बाहर नहीं दिखता, बाहर तो हवा दिखती है, शरीर में है प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 वायु शरीर में दिखती है। सबके अलग काम है। एक बिगड़ी उसने दूसरे को बिगाड़ा, और आपको आर्थराइटिस हो गया, आपको हार्ट डिजीज हो गया, आपको कुछ का कुछ हो गया। तो इसलिए हम लोग खाना खाते वक्त वो भी ध्यान रखते हैं। और इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, या तो खाना खाते वक्त बहस कर रहे हैं या मोबाइल्स देख रहे हैं। तो हमने वो उस खाने का सत्व चेंज कर दिया। सो फूड गोज दैट डीप एंड फूड इज सो इम्पोर्टेंट। So this was all about the starting of food. Great, sir. Super awesome session and very enlightening one. So garlic milk, I think, आज की discovery है, which all of us can start consuming from tonight itself. And so before we leave, before we disperse from the session,
people who are associated with the longevity club, they can directly get the access of Dr. Sunit Arora for consultations and everything on very privileged rates. And Dr. Sunit Arora is going to guide us for a few more weeks about the wellness, how Ayurveda can help us in our daily routine. And people who are not part of the longevity club, whosoever has invited them, just be in touch with them so that you can also be part of this community and learn so many interesting things. But before we leave, I would love to ask everyone to at least tell me one thing before leaving कि आज के सेशन से आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग, चाहे वो एक छोटा सा पॉइंट क्यों ना हो, आप क्या लेकर जा रहे हैं सेशन से, क्या चीज आप आज से इंप्लीमेंट करने वाले हैं. So that will make our day as well, and that will also give you a reminder that okay, this is the thing which I have to follow. So I'll just keep on asking the name. So maybe we can start with Ranjit ji. So Ranjit ji, what's the take from today's session? Okay. Yeah, it is garlic milk that I would like to start, because हम लोग milk तो रोज लेते हैं रात को, but I never used garlic with it. So this is something that I'll start trying from today, and we'll give you the feedback on it in a week. Thank you, Ranjit ji. Manish ji. The same, that garlic milk is new for me, and I will certainly try with my kids as well. So I can add 2 or 3 garlics in that, Doctor. Yes. And I can share it with my kids also. Yeah, sure. Any age. Yeah. Thank you so much. Thank you, Manish. Manju ji. Yeah, thank you, Dr. for such a wonderful information. So quantity, quality, time and combination, चारों ही चीजें बहुत अच्छी थी. बट आपने जो क्वांटिटी की बात की, आपके हाथों में दोनों में जितना आ सके उससे ज्यादा नहीं खाना है. सो ये मुझे लगा कि आज से फॉलो करूंगी मैं. सो यदि स्नैक्स की बात है तो एक हाथ, एंड मील्स की बात है तो दोनों हाथ. एंड ऑफ कोर्स गार्लिक मिल्क, ऑफ कोर्स एक नई चीज. हालांकि आजकल गार्लिक के साथ आने लगे हैं, लोग ड्रॉप डाल के भी पानी में पी रहे हैं, मैंने काफी देखा है. बट ये दूध के साथ मैंने आज पहली बार सुना है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. Don't use the drops in the milk because drops have a base of alcohol in it. Okay. So दूध और अल्कोहल की कॉम्बिनेशन अभी तक बनी नहीं हमारे पास. तो पानी में लेते हैं उसको लोग. नहीं, वो पानी में तो ठीक है, अल्कोहल चल जाएगा. जैसे तुलसी ड्रॉप्स आजकल आती है हमारी सब जगह, में सब में अल्कोहल बेस होता है, कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं. तो जो नेचर ने दिया है वो बहुत बढ़िया है. इट्स बेटर कि डायरेक्ट आप लेसन को मदर नेचर से लीजिए, उसका आशीर्वाद भी मिलेगा साथ. Thank you so much. Thank you, Manju ji. Priyanka. So very interesting session, Dr. Sunit. There were a lot of new things which I learned today, but yeah, one thing which Deepak is expecting. So one is that as per your age, you should have the percentage of grains in your greens, which includes fruits also, which is interesting. So whatever age you are, that percentage should be the amount of greens you should eat in your diet. Thank you. Thank you, Priyanka. Sheila ji. हाँ सर, वो दूध के साथ जो फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है, अक्सर हम करते हैं ऐसा, तो वो कैसा नहीं करना चाहिए, ये इसकी इम्पोर्टेंस हमने सीखी है. और एक हमें अन्नदाता सुखी भव, ऐसा ग्रेटिट्यूड हमें दिखना चाहिए, हमें देखना चाहिए, कहना चाहिए खाना खाते समय, ताकि हमारी खाने की शुद्धता जो है वो क्वालिटी के रूप में हमारे अंदर जाए. Wonderful. Thank you, Sheila ji. Priyanka, you want to ask something? Yeah, sir, I have a question. What do you give kids if you don't give milk and fruit then in the morning when they go to school? Generally, that's what we have been having as kids, like बचपन से. हाँ, वो करते हैं, लेकिन किड्स में आप देखें तो अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया हो तो किड्स इज मोर ऑफ द कफ काल. किड्स की एज कफ काल की होती है, और उसमें सुबह सुबह दूध देंगे तो कफ बढ़ाएगा. तो किड्स विल हैव मोर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एलर्जी इश्यूज अगर आप सुबह दूध देते हैं. तो शिफ्ट देयर दूध मिल्क टू 4 o'clock इन द इवनिंग एंड गिव देम ए प्रोटीन डाइट इन द मॉर्निंग. अगर आपने मिल्क का ही कुछ ऑल्टरनेटिव देना है तो उनको नाश्ते में पनीर, फ्रेश पनीर जो होता है, जैसे हम कॉटेज चीज कहते हैं, या पनीर घर का होता है,
उसके क्यूब्स काट दीजिए, उसके साथ काली मिर्च और नींबू डाल के दे दीजिए, खाओ। वो आराम से खूब खुश होके खाएंगे एंड दे विल गेट द फुल प्रोटीन ऑफ द मॉर्निंग। मिल्क प्रोटीन मिल गया उनको, और उसके साथ कुछ जितना भी है प्रोटीन डाइट शुड बी देयर इन द मॉर्निंग। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मत दीजिए, मिल्क मत दीजिए, प्रोटीन, गुड प्रोटीन्स होने चाहिए बच्चों के लिए ऑलवेज मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। रिया? तो आई थिंक गार्लिक मिल्क से मैं ही जानती थी, मैं पिछले 4 सालों से रोज पीती हूँ। समझने नहीं लेती क्योंकि मुझे जॉइंट्स इश्यूज रहते हैं। एक एंडोर्समेंट तो हमारे पास गार्लिक मिल्क की 4 साल से है, आप लोग अभी पहली बार ट्राई कर रहे हो। मुझे हैरानी हो रही है बहुत इनफैक्ट। You are a 4 years senior with you garlic milk के endorsement की। Okay, and so it was a very enriching session, but one takeaway अगर मुझे लेना है तो दूध और दही को जितना प्योरेस्ट फॉर्म में लिया जाए without mixing it anything, it's the best one. Yes. So that will be my take. और दही पे मैं बोलूंगा अभी तक आज, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, अगर हम खाली पानी कैसे पीना है इस पे लगाएं तो 1 घंटा लगेगा, फिर आएगा दूध, फिर आएगी दही, ऐसे खाना शुरू। लेकिन दही का मिस हो गया था, तो दही की जगह इस मौसम में दही बंद करनी है तो दही की जगह छाछ पे आ जाइए जी। तो छाछ आफ्टर लंच जो पतला दही का बिल्कुल पतला पानी के साथ बन जाता है, जिसमें जीरा है, काली मिर्च है, और इस मौसम में उसमें चुटकी सौंठ पाउडर भी डाल दीजिए, तो दिट बिकम्स ए वेरी गुड लिवर टॉनिक। छाछ एट द एंड ऑफ योर लंच, दोपहर के खाने के एंड में। और रात को दही आप क्या कहते हैं? बहुत सारे आयुर्वेद में मना है मनीष जी, रात की दही मना है आयुर्वेद में। ठीक, थैंक यू। मीना जी? थैंक यू रिया। वंडरफुल सेशन। टेक तो यही है कि गार्लिक मिल्क शुरू करूंगी, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो सर आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है दीपक जी से, आपका नंबर लेके। आई विल मीट यू वेरी सून। थैंक यू मीना जी। जसप्रीत जी? प्लीज अनम्यूट कर दीजिए जसप्रीत जी, you are muted. Yeah, thank you sir, thank you Dr. Saab, and thank you everyone for a wonderful session. It was quite insightful. बहुत सारी लर्निंग्स हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हुई है वो यही है, क्योंकि मैं पपाया शेक बहुत शौक से पीती हूँ। मुझे पता चल गया मुझे नहीं पीना है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा भारीपन रहता है, एंड मुझे लगा पपाया सिंस एक अच्छा लैक्सेटिव भी है, तो मुझे लगा दूध और पपाया वुड बी गुड, और सब पीते हैं तो मैं भी पीती हूँ। दिल्ली में काफी हिट है। Best time for papaya is 4 p.m. in the evening, 4 to 5 p.m. in the evening. प्लेट भर के खाओ। Okay. And I want your phone number sir, मेरे को बहुत सारी कुछ चीजें पूछनी है आपसे, तो can I have that? Sure. जसप्रीत जी, आपको किसने इनवाइट किया है? मंजू शर्मा। ठीक है, मंजू जी will provide you the number, don't worry. Okay, sure. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. चंद्रा जी? Ganesh? Yeah, okay. I think it was absolutely a mind-blowing session, and मुझे ऐसा लगता है many a times डॉक्टर साहब, knowing is one aspect of life and being is another aspect of it. But आज मुझे लगा knowing में भी बहुत gaps हैं, तो being तो सोचो कितना बुरा हो जाता है जब knowing में ही gaps आ जाते हैं तो. Absolutely. But I've taken so many notes of it today, and it was really exciting one. So probably आपसे आज बात करके मुझे लगा कि हम लोग जब मॉडर्न साइंस में जीते हैं ना, तो नई नई चीजें आती है तो we tend to get attract towards it. But I think our own wisdom about Ayurveda is so unbelievable. क्योंकि दीपक भाई से जब मैं मिला था तो वो आवाज, पित्त और कफ ये बहुत बार सुनता था उनके मुंह से. But I think first time I have come across someone in my life who could elaborate things. So probably for me it was like a kindergarten to start with. So I'm sure as things, every time a new session comes, I'll have something new and exciting to learn, and most important is to implement it. Yeah. Thank you, Ganesh. Thank you so much. Now we have Shashi ji. Chandra ji, are you back? Yes, sir. जी शशि जी, बताइए. What's your take from today's session? सर मैं अभी इस समय रास्ते में हूँ, क्योंकि बच्चे को मैं क्रिकेट के लिए छोड़ने आई थी। सर मेरा एक
ये पूछना आपको कि जब जैसे मैं 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर वॉकिंग कर लेती हूँ, देन मेरे पैर में स्वेलिंग आ जाती है एंकल के पास में, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं पर पर्सन के, उसके लिए मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से पूरी बात करें, मैं उसका रूट कॉज पे जाऊंगा बात करके आयुर्वेद में कि कहाँ पे उसका रीजन क्या है। मोस्टली अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में रीजन निकल आता है, उसको चेंज करके हम ठीक हो जाते हैं, नहीं तो कोई इश्यू है तो हम उसे एड्रेस करते हैं। सर ऐसा कोई मतलब अलग से कोई इशू नहीं है, थायराइड जरूर है, बट क्या कि ना लास्ट ईयर हमने काफी वॉकिंग कर ली, उसी के समय से शुरू हुआ है मेरा। हाँ, तो इसको हम लोग आयुर्वेद में शोथ या वायु डिसऑर्डर कहते हैं। इसके भी पीछे जाके कहाँ से, जैसे थायराइड आपने बताया या और क्या रीजंस हैं, सर्कुलेशन का डिफेक्ट होता है इसमें कि थायराइड और डायबिटीज दोनों सर्कुलेशन का डिफेक्ट करती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं इसमें। तो इसको देखना पड़ता है कि क्या रीजन है, फिर उसके हिसाब से कुछ आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस या कुछ डाइट चेंजेस आप में काम कर सकते हैं। खुशी जी, आपको किसने इनवाइट किया है? सर मंजू मैडम ने। तो मंजू जी आपको डॉक्टर साहब से डायरेक्टली 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट कर देंगी, तब आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। And I think we have 2 hands up. Okay, Sheila ji, you have something to ask. Yes sir, सर वो दही के साथ में नमक खाते हैं तो क्या ये सही है या कुछ इसमें भी गड़बड़ है? चलता है जी, दही के साथ कहीं नमक भी चलता है, कहीं शक्कर भी चलती है, दोनों जगह चलती हैं। जहाँ पे हमें जैसे हम छाछ बना रहे हैं तो छाछ में तो नमक पड़ेगा ना दही के साथ, तो ऐसा नहीं है कि दही के साथ नमक नहीं लेना। दही के छाछ के साथ जो नमक जो है वो डाइजेस्टिव होता है, वो पाचन शक्ति अच्छी करता है। और नमक में कोशिश कीजिए कि सेंधा नमक ही रखिए, जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, उसी को रखिए खाने में। वो नेचुरल होता है और थोड़ा सौम्य होता है। सौम्य मतलब सॉफ्ट होता है, डाइजेस्ट करने में अच्छा रहता है। थैंक यू सर। मंजू जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। सो मेरे 2 क्वेश्चन है। सो अभी आपने बताया दही के साथ नमक लेना चाहिए, राइट? कुछ लोगों को दही के साथ गुड़ भी लेते देखा, इज दैट हेल्दी? दही के साथ नमक, शक्कर, गुड़, चीनी चलती है। चीनी मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कहीं ना कहीं यूज होता है बनाने में, तो वो आपको वो फिर एसिड हो जाता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। शक्कर या मिश्री सबसे बढ़िया होती है। अगर आपने मीठा करना है दही को तो मिश्री के साथ, अगर आपने करना है उसको तो सेंधा नमक के साथ। एंड सेकेंडली आपने भी बताया कि पपाया 3 से 4 या 4 से के बीच में लेना चाहिए, बट नॉर्मली मैंने देखा है ब्रेकफास्ट में लोग पपाया का पूरा प्लेट भर के खाते हैं, इज दैट हेल्दी? उसका मेथड बहुत अच्छा है कि पहले प्लेट भर के पपाया खा लीजिए, उसके घंटे बाद बाकी अन्न खाइए, उसको अन्न के साथ मिलाइए मत। सुबह खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खाइए, सुबह का बहुत अच्छा टाइम है फ्रूट्स का, लेकिन उसको सेपरेटली डाइजेस्ट होने दीजिए पहले। ओके, उसमें ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में पपाया को? कुछ भी हम खाएंगे उसको 1 घंटा कम से कम चाहिए। दूसरा फूड अगर हम उसके बाद लेना चाहते हैं तो अगर हमने मेजर मील लेना है तो उसमें 3 to 4 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमने फ्रूट खाया फिर खाना खाया तो 2 घंटे बाद खा सकते हैं, 2 घंटे बाद। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much everyone for participation. And thank you, a very special thanks to Dr. Suneet. A big round of applause for today's session. We really enjoyed it. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. So everyone will see you again next Tuesday, 3 p.m.